रीलॉग इन करें। तो अर्थशास्त्री का कार्य जो है अनुसंधान एक व्याख्या करना है, ना कि समर्थन अथवा उसका निंदा करना है। एक बिजनेस को एक अर्थशास्त्री क्या कर सकता है, उसकी जांच परख कर सकता है, लेकिन उसकी निंदा करने का उसको अधिकार जो है वो नहीं होता है। अर्थशास्त्री का कार्य अनुसंधान और व्याख्या करना कि समर्थन अथवा उसका निंदा करना नहीं, वह लक्ष्यों के प्रति तटस्थ रहता है। और रॉबिन्स ने इस संबंध में यह स्पष्ट कहा कि अर्थशास्त्री का काम केवल खोज तथा व्याख्या करना है, समर्थन या निंदा करना उसका कार्य नहीं। तो लिख लीजिएगा कहीं पे कि रॉबिन्स ने क्या कहा था। तो रॉबिन्स ने कहा था कि एक अर्थशास्त्री का काम केवल खोज करना तथा व्याख्या करना होता है, उसका काम ये नहीं होता है कि उस समर्थन करे और उसका निंदा करे। समर्थन सहयोग करे या फिर उसको समर्थन दे या फिर उसकी निंदा करे, ऐसा कुछ नहीं कर सकता। उसका बस एक सेल्फिश की भांति उसका कार्य होता है कि खोज को बता देना, उसकी व्याख्या कर देना। रॉबिन्स इस तर्क से भी सहमत नहीं है कि अर्थशास्त्र का संबंध कल्याण से जोड़ा जाए। बीच में ये बात आई थी ना कि अर्थशास्त्र जो है मनुष्य का कल्याण करता है, तो रॉबिन्स इस तर्क से सहमत नहीं है। वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं। वो कहते हैं कि अर्थशास्त्र का संबंध कल्याण से नहीं जोड़ा जा सकता। इसका कारण यह है कि कल्याण का नैतिक पहलू होता है, जबकि अर्थशास्त्र जो है वो नीति शास्त्र से काफी दूर वाली वस्तु है। उसे हम कल्याण से नहीं जोड़ सकते क्योंकि वो नैतिक पहलू को दर्शाता है, जबकि अर्थशास्त्र नीति शास्त्र से काफी दूर की वस्तु है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं कि रॉबिन्स आज इस विचारधारा के अग्रणी माने जाते हैं, जो अर्थशास्त्र के केवल वास्तविक विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। ये पीपीटी का फोटो खींच लीजिए, ये छांट करके आप लोगों को लिखा गया है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो रॉबिन्स इस विचारधारा के अग्रणी माने जाते हैं, जो अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। उनका मत है कि अर्थशास्त्र का संबंध साधनों की व्याख्या करना है, उद्देश्यों का अध्ययन उसके कार्यक्षेत्र से बाहर है। अर्थशास्त्री का कार्य अनुसंधान एवं व्याख्या करना है, ना कि समर्थन अथवा निंदा करना। वह लक्ष्यों के प्रति तटस्थ रहता है। रॉबिन्स ने इस संबंध में स्पष्ट कर दिया कि अर्थशास्त्री का काम केवल खोज तथा व्याख्या करना है, समर्थन या निंदा करना नहीं। रॉबिन्स इस तर्क से भी सहमत नहीं है कि अर्थशास्त्र का संबंध कल्याण से जोड़ा जाए। इसका कारण यह कि कल्याण नैतिक पहलू होता है, जबकि अर्थशास्त्र नीति शास्त्र से काफी दूर है। अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानने के पक्ष में तर्क अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानने वाले अर्थशास्त्रियों द्वारा अपने समर्थन में कुछ निम्नलिखित तर्कों के माध्यम से जो है वो समझाया जा सकता है। तो तर्क नंबर 1, आदर्शात्मक पहलू का अर्थशास्त्र के विकास में बाधक होना, नॉर्मेटिव एस्पेक्ट हिंडरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमिक्स। यदि अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान माना जाए तो इससे अर्थ क्या हो जाएगा, अर्थवान को प्रगति, कुछ यहां पे थोड़ा सा जो है स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। अर्थविमान आप कह सकते हैं, अर्थविमान की प्रगति जो है वो क्या होगी, वो मंद पड़ जाएगी, क्योंकि केवल यह केवल क्या के पक्ष पर ध्यान देता है। क्या, यहां पे शब्द पकड़िएगा, क्या के पक्ष पर ध्यान देता है। क्या 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 क्या, तो क्या 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 क्या, तो क्या, तो अर्थशास्त्र कहता है जो क्या तुम पूछते हो मैं उसका जवाब देता हूं। तो अर्थशास्त्र, अभी और थोड़ा सा अच्छे से बताते हैं, क्योंकि यह केवल क्या के पक्ष पर ध्यान देता है, क्या होना चाहिए इस पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। आप लोग समझे कि नहीं समझे? देखिए, जैसे मैं आपको पूछूं कि आपकी क्लास कैसी चल रही है, ये मेरा सवाल सही हो सकता है अर्थशास्त्र के मुताबिक, या मैं आपको बताऊं कि आपकी क्लास जो है वो थोड़ा सा ठीक नहीं चल रही है, ये भी अर्थशास्त्र का एक जो है वो
वास्तविक अर्थशास्त्र। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आपकी क्लास क्यों नहीं अच्छी चल रही है। तो क्यों क्यों को सपोर्ट नहीं करता है, क्या को सपोर्ट करता है? कौन? वास्तविक विज्ञान। इससे अर्थशास्त्री उलझ कर रह जाएंगे कि अर्थशास्त्र का विकास जो है वो रुक जाएगा। तो यदि अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान माना जाए तो इससे अर्थविज्ञान की प्रगति मंद पड़ जाएगी, क्योंकि यह केवल क्या के पक्ष में, क्या के पक्ष पर ध्यान देता है, क्या होना चाहिए इस पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। उसका काम है जांच पड़ताल करना, उसका काम ये नहीं है कि ये बताना कि क्यों ऐसा हो गया। इससे अर्थशास्त्री जो है उलझ कर रह जाएंगे और अर्थशास्त्र का विकास जो है वो रुक जाएगा। ऐसा कुछ आदर्श के अंतर्गत आने वाले जो पहलू हैं उनके अर्थशास्त्र के विकास में बाधक होने का तात्पर्य इससे निकलता है। तो अर्थशास्त्र का आधार तर्क का कमजोर होना हो सकता है। अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान बनाने का कोई भी प्रयास उससे तार्किक आधार को कमजोर बना देता है। अर्थशास्त्र विज्ञान है तथा अन्य विज्ञानों की भांति इसका आधार भी तर्कशास्त्र है। तर्क की सहायता से कारण तथा परिणाम में संबंध स्थापित किया जाता है। अतः अर्थशास्त्र का वास्तविक विज्ञान तभी मजबूत हो सकता है जबकि उसे आदर्शों से अलग रखा जाए। ये सब भाइयों थोड़ा रट्टू विद्या है, थोड़ा रटना पड़ेगा। ये सब परिभाषाएं हैं ना, तो परिभाषाएं हमेशा रटना ही यार पड़ता है, समझना और रटना दोनों पड़ता है। बस ऐसे आप समझिए, किसने क्या कहा, रॉबिन्स ने क्या कहा, जेविसे ने क्या कहा, केरनीस ने क्या कहा, तो इतना तो पूछेगा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा मोड़ा जो है हाँ चाहिए। तो भ्रम उत्पन्न होने का भय, भ्रम उत्पन्न होने का भय, फियर ऑफ कंफ्यूजन। कैसे? तो रॉबिन्स का कहना है कि वास्तविक विज्ञान यानी वस्तु की स्थिति क्या है तथा आदर्श विज्ञान क्या होना चाहिए। तो अंतर देखिए, रॉबिन्स के अनुसार, रॉबिन्स कहते हैं कि वास्तविक विज्ञान का मतलब कि वस्तु की स्थिति क्या है। ये च्यवनप्राश मैन्युफैक्चरिंग हुआ, इसकी स्थिति क्या है, किस पोजीशन पर है च्यवनप्राश। और आदर्श विज्ञान ये कि क्या होना चाहिए था इसके उत्पादन में। तो वास्तविक विज्ञान का तात्पर्य वस्तु की स्थिति क्या है और आदर्श विज्ञान का तात्पर्य कि क्या होना चाहिए। ये दोनों प्रकार के विश्लेषण एक दूसरे से सर्वथा अलग हैं। यदि इन दोनों प्रकार के अध्ययनों का एक साथ मिला दिया जाए तो इससे अर्थशास्त्रियों के अंदर भ्रम उत्पन्न हो जाएगा। ये दो चीज, वो कहते हैं कि ये दो चीजें अलग हैं भाई। एक प्रोडक्ट की वास्तविक विज्ञान यानी एक प्रोडक्ट की स्थिति क्या है, वो बनकर तैयार हुआ तो उसमें उसकी स्थिति क्या रही, क्या लागत हुई, क्या नुकसान हुए, क्या फायदे हुए, ये सारी गणना की जा सकती है वास्तविक विज्ञान। लेकिन वो कहते हैं कि इसके निर्माण में क्या होना चाहिए था, नुकसान हुआ तो क्या होना चाहिए था कि नहीं होता, फायदा हुआ तो ऐसा क्या होता कि और फायदा होता। ये सब काम जो है भिन्न है, अलग है। ये अलग डिपार्टमेंट है और वो अलग डिपार्टमेंट है। अगर इन दोनों को एक कर दिया जाएगा, विज्ञान मानते हुए वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान दोनों को एक कर दिया जाएगा तो अर्थशास्त्रियों के अंतर्गत मतभेद पैदा हो जाएगा। वो इसको समझ नहीं पाएंगे, इसमें उलझ करके रह जाएंगे। इसलिए इन दोनों बातों को अलग रखिए कि अर्थशास्त्र किसी वस्तु को क्या है, कैसे है, ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि कैसे है ये आदर्श है और क्या है ये वास्तविक है। तो आर्थिक विश्लेषण में श्रम विभाजन का तर्क। श्रम विभाजन क्या है? लॉजिक ऑफ डिवीजन ऑफ द लेबर इन इकोनॉमिक एनालिसिस। अरे भैया, श्रम विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के बड़ा विस्तृत तौर पे पढ़ेंगे कि मजदूरी, लेबर, इकोनॉमिक स्थिति एनालिसिस। सोचिए सोचिए, एक वस्तु के निर्माण में कितने आदमी, डाबर कंपनी चली कितने आदमी, नाइसिल पाउडर ग्लूकोन डी कंप्लान कितने आदमी, कैडबरी चॉकलेट कितने आदमी, हमारी बंडी और पता नहीं क्या क्या कितने आदमी, तो जींस का पैंट कितने आदमी। कंपनियां चलती हैं तो उसमें मजदूर लगते हैं ना। तो लेबर ऑफ इकोनॉमिक, द लॉजिक ऑफ द डिवीजन ऑफ द लेबर इन इकोनॉमिक एनालिसिस। तो कहते हैं कि अर्थशास्त्री का अपना ध्यान वास्तविक विज्ञान तक ही सीमित रखना चाहिए।
जो एक अर्थशास्त्री है उसका काम यह होता है कि वह अपना ध्यान वास्तविक विज्ञान तक ही सीमित रखे। यानी क्या, वह सिर्फ यहीं तक उसका ध्यान रखे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। संबंधित निर्णय नीति शास्त्रियों के राजनीतिज्ञों पर छोड़ देना चाहिए। उनका बस ये ध्यान होना चाहिए कि ये इसकी प्रकृति क्या है, इसका स्वभाव क्या है, ये बन के तैयार हो गया तो ये है कैसा। ये नहीं उनका ध्यान होना चाहिए अर्थशास्त्री का कि ये बना कैसे, ये नहीं बनता तो और कैसे बनता। कैसे वाला शब्द पे उसका विचार, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सब बातों से अर्थशास्त्री को जो है वो दूर रहना चाहिए। इस प्रकार श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण के फलस्वरूप अर्थशास्त्री अपना कार्य अधिक कुशलता से पूर्वक जो है वो कर सकता है। अर्थशास्त्र लक्ष्यों के प्रति तटस्थ। अर्थशास्त्र लक्ष्यों के प्रति, आप लोग ने ये, मैं दिखा तो रहा हूँ लेक्चर, लेकिन ये है कि आप लोग भाई जिसके पास किताब है कोई बात नहीं, जिसके पास नहीं है वो फोटो खींच लेगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये सब जो है। तो आर्थिक सिद्धांतों का निर्माण, फॉर्मुलेशन ऑफ द इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स में होता है सिद्धांत, फॉर्मुलेशन मतलब होता है फॉर्मुलेशन करना, निर्माण करना, फाउंडेशन बनाना। फाउंडेशन से ही शब्द निकला फॉर्मुलेशन। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक। तो यदि अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान नहीं, सॉरी, अर्थशास्त्र सीमित साध्यों पर सीमित साधनों के कारण उत्पन्न होने वाले चुनाव से संबंध मानवीय क्रियाओं का विश्लेषण करता है। अर्थशास्त्र असीमित साध्य तथा सीमित साधनों के कारण उत्पन्न होने वाले चुनाव से संबंध मानवीय क्रियाओं का विश्लेषण करता है। मानवीय क्रियाएं मतलब क्या होता है, मनुष्य जो काम धाम करता है उससे रिलेटेड। अर्थशास्त्र औचित्य एवं अनौचित्य, अच्छा एवं बुरा का अध्ययन नहीं करता है। अर्थशास्त्र केवल यह अध्ययन करता है कि साध्य क्या है, साध्य क्या होना चाहिए, इसका अध्ययन नहीं करता। वो कहता है साध्य क्या है, क्या होने चाहिए, ये अध्ययन नहीं करता। वो कहता है मशीनें इतनी हैं, वो ये नहीं कहता 10 मशीनें मिलकर के जूते का निर्माण कर रही हैं तो 11 होनी चाहिए, नहीं, वो ये काम नहीं। 10 पे ही वो बात करेगी। कितनी होनी चाहिए, ये आदर्श विज्ञान के अंतर्गत बात आ जाती है। अर्थशास्त्रियों के गलत निर्णय देने की संभावना, तो अर्थशास्त्र विषय के वास्तविक तथा आदर्शात्मक पक्ष को मिला देने पर अर्थशास्त्री एक धर्म संकट की स्थिति में फंस सकते हैं। वास्तविक और आदर्शात्मक दोनों पक्षों को अगर एक में मिला दिया जाए तो अर्थशास्त्री एक संकट में फंस सकते हैं। जब कभी अर्थशास्त्रियों द्वारा किसी समस्या का विश्लेषण किया जाता है तो आशा की जाती है कि वे अपना मत पक्ष विपक्ष गुण तथा अवगुण दोनों पर अपने विचार व्यक्त करें। परंतु यदि अर्थशास्त्री तटस्थ रहते हैं तो इसका अर्थ है कि वे विषय पर सहमत हैं, परंतु ऐसा होना आवश्यक नहीं। इससे अर्थशास्त्रियों के प्रति एक गलत भ्रम उत्पन्न होने की प्रवृत्ति सदैव बनी रहेगी। तो अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान भी है। ये क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप लोग अपने मत से जरा सा समझिए कि अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान भी है। अर्थशास्त्र विज्ञान क्या होना चाहिए, व्हाट अबाउट टू बी का अध्ययन किया जाता है। आदर्श विज्ञान वह है जो आदर्श क्रियाओं की अच्छाई बुराई अर्थात औचित्य के बारे में बताता है। विभिन्न समस्याओं के सुलझाने के अवश्य सुझावों के नैतिक विचार का मत भी जो है वो देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। एक आदर्श विज्ञान भी है, शास्त्र एक आदर्श विज्ञान भी है। इसको जो है कल पढ़ाया जाएगा और कल इस दूसरे चैप्टर का आखिरी दिन होगा, क्योंकि कल के बाद हम लोगों का जो होगा, अब हम लोग अपनी मैथ की तरफ बढ़ जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे कि अर्थशास्त्र का विधि शास्त्र से क्या संबंध है। अब फिर उसके बाद हम देखेंगे सबसे बड़ा चैप्टर कल्याणकारी अर्थशास्त्र, जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और उसमें सबसे पहला नियम आता है पेरोटो का ओपिनियन।
तो पेरेटो का अनुकूलतम यानी पेरेटो का ऑप्टिमम, तो उनकी पेरेटो की क्राइटेरिया मापदंड चित्रण के द्वारा जो है हम इसको समझेंगे। न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक, कमोडिटी, कमोडिटी क्या, धान चावल गेहूं जो होता है वो कमोडिटी होता है। कैल्डर और हिक्स का कल्याण, हिक्स का मानदंड, सिटोवस्की के विचार, ये सब आपके इकोनॉमिक्स में पूछा है कि सिटोवस्की के विचार बताइए। सिलेबस से जरा सा भी भिन्न आप लोगों को नहीं पढ़ा जाएगा, एकदम डिक्टो पढ़ाया जाएगा। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।